सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन टॉपिक, जिसमें हम लोग आगे बात कर रहे थे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा हमने। न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ने के बाद हमने फूड के बारे में पढ़ा, जो 3 प्रकार के हमने आपको फूड बताए थे, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स। उसके बाद हमने थोड़ा सा बात की थी प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ग्लूकोप्लास्ट। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था, जब हमने आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे, तो वहाँ पे हमने बताया था न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो जब एनिमल्स हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो प्लांट्स के बारे में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने पढ़ा था। और यहाँ पे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने कल ही आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो आपका प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसका मतलब इसका मोड क्या होगा न्यूट्रिशन का? इसका मोड होगा हेटेरोट्रॉपिक। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, इसका मोड होगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने कल क्या बताया था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे खाना प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया जाता है और उसे कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। जैसे प्लांट्स खाना बनाएंगे और उसके तहत खाना एनिमल्स के द्वारा खाया जाएगा। ये इस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आज हम थोड़ा सा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है होलोजोइक, एक होता है सैप्रोफिटिक, और एक होता है पैरासिटिक। अब बात करते हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन एनिमल्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, क्योंकि पूरा का पूरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं एनिमल्स। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें सॉलिड फूड को इंगेस्ट किया जाता है। अर्थात हम बात करेंगे होलोजोइक की, इसमें कंटेनिंग सॉलिड फूड। वो सॉलिड फूड कैसा भी हो सकता है, जिस प्रकार से हमने होलोजोइक में देखा कि यहां पे सॉलिड फूड कंज्यूम किया जाता है। तो सॉलिड फूड जहां पे कंज्यूम किया जाए वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे आगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे। किस पे डिपेंड करते हैं? डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं पैरासिटिक की। पैरासिटिक एनिमल्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो करके अपना फूड प्राप्त करता है। ठीक है, बिना उसे नुकसान पहुंचाए, बिना सामने वाली बॉडी को नुकसान पहुंचाए, या वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस बेसिस पे हम लोग 2 पैरासिटिक के नाम लेते हैं। पैरासाइट्स को 2 प्रकार से बांटते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो इंसान या एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो एंडोपैरासाइट्स में हम लोग कुछ के नाम लिखेंगे। जैसे आपने सुना होगा, एंडोपैरासाइट्स में हम बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में हम बात करेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया की। ई कोलाई बैक्टीरिया जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, उसमें हम लोग बात करेंगे। जिसका एक एग्जांपल हम लेते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। और एक्टोपैरासाइट में हम बात करते हैं, तो एक्टोपैरासाइट की अगर हम बात करें तो जो बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल जानते हैं। जैसे कि एक्टोपैरासाइट में आप ले लीजिए लाइस, एस्कैरिस, लाइस को ले सकते हैं, एस्कैरिस को ले सकते हैं, और बहुत सारे हम लोग इस पैरासाइट में नाम ले सकते हैं। तो अभी हमने जाना
हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें हमने 3 प्रकार से बांटा उसे, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने जाना जिसमें आप सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे निर्भर करते हैं जीव। और पैरासाइट के बारे में हम बात करते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो एक होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं और उसे नुकसान पहुंचा भी सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा अब एलॉबरेट करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। आगे हम बात कर रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बेसिकली 3 पार्ट में बांटेंगे। एक होते हैं आपके हर्बीवोर्स और एक होते हैं कार्निवोर्स और एक होते हैं आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और एक हम कहते हैं ओमनीवोर्स। हम सब लोग जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, ओमनीवोर्स क्या होता है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स ओनली ग्रीन ग्रास खाते हैं, ओनली प्लांट्स को या ग्रीन ग्रास को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। और जो कार्निवोर्स जो ओनली फ्लैश खाते हैं, जो केवल और केवल मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स जो मांस और ग्रीन ग्रास दोनों खाएं, उन्हें हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली इस हिसाब से हम कौन हुए, एनिमल्स, या हम बात करें ह्यूमंस की तो वी आर ओमनीवोर्स। सो आगे हम बात करते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन पे। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे आगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें आगे काम में आते हैं। बात करते हैं स्टेप्स ऑफ अभी जो हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, अब उसमें से कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज इंगेशन। फर्स्ट स्टेप इज इंगेशन। इंगेशन क्या होता है? इंगेशन का आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं, इंगेस्ट करना। इट मींस इन टेकिंग ऑफ फूड। क्या होता है? इन टेकिंग ऑफ फूड इन माउथ। बात करेंगे इंगेशन की। तो क्या होता है इंगेशन? इंगेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस, या यू कैन से कि इंगेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे हम लोग खाने को अपने मुंह तक ले जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप होगा डाइजेशन। हमने स्टार्ट किया इंगेशन से, यहां पे इनटेकिंग ऑफ फूड करते हैं, हमने मुंह में खाने को रख लिया है। उसके बाद हमारे मुंह में टीथ पाए जाते हैं जो कि फूड की चर्निंग करते हैं। चर्निंग मींस ब्रेक डाउन करते हैं। तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर फॉर्म। तो बात करते हैं आगे हम डाइजेशन की। जैसे हमने खाने को मुंह पे रखा, उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा डाइजेशन का। डाइजेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर फॉर्म। किसी भी फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। अब हम आगे अगले स्टेप की बात करेंगे। डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप इज absorption. What is third step?
थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन, जहां पे हमने अभी बात किया इंगेशन की, डाइजेशन की। अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिक्स करना, द स्टेप विच मिक्सेस द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, दैट स्टेप इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ब्लड। जैसा कि हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन में, जो भी हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट होने के बाद, वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। अब खाना हमारा ब्लड में, जो भी हमने खाया है, अब खाना हमारा ब्लड में मिक्स हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, जिसको हम दूसरा नाम ट्रांसपोर्टेशन भी दे सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन। यहां पे हमने पीछे पढ़ा कि जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड में। अब ब्लड को हर जगह, ब्लड हर सेल में पहुंचेगा, तो हर सेल को मैच्योर होने के लिए, ग्रोथ के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस एसिमिलेशन प्रोसेस में जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड के थ्रू फुल बॉडी पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अर्थात यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी थ्रू ब्लड की हेल्प से पूरे की पूरे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। सो अब नेक्स्ट क्या होगा, पूरा का पूरा फूड पहुंच चुका है। अब हम बात करेंगे आगे एक्सक्रीशन की, जिसे हम लोग ईगेशन भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप इज मींस फिफ्थ स्टेप, दैट इज ईगेशन। ईगेशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं एक्सक्रीशन। ईगेशन या एक्सक्रीशन, हमने फूड को इंजेक्ट किया था, फूड को इंगेस्ट किया था, जहां पे हमने फूड को टेबल से उठा करके या अपनी थाली से उठा करके उसे माउथ में डाला। उसके बाद हमने उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उसे एब्जॉर्ब किया गया, फिर उसे एसिमिलेट किया गया, देन वी कम टू द ईगेशन। ईगेशन में होता है, ईगेशन और एक्सक्रीशन इनके वर्ड ही बता रहे हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। इस प्रोसेस में हम फूड को, जो भी फूड हमारा काम का था वो हमारे बॉडी में गया, उसके बाद जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को हम बॉडी से बाहर करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईगेशन या एक्सक्रीशन। सो आगे हमने ये सारे के सारे स्टेप्स पढ़े होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो उस दिन जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को, तो हमने ये नहीं बताया था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे न्यूट्रिशन के अंदर। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, तो वहीं से हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा, वो होता है डाइजेशन। नेक्स्ट होता है रेस्पिरेशन, और थर्ड टॉपिक होता है ट्रांसपोर्टेशन।
और द लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। तो अभी हमने बात करी जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की हमने बात करी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो उसमें हमने डाइजेशन का नाम भी लिया, बेसिकली हमने रेस्पिरेशन का नाम नहीं लिया, बट जो भी हमने एब्जॉर्प्शन के थ्रू पढ़ा, तो उस एब्जॉर्प्शन में जब ऑक्सीजन मिक्स किया जाता है तो ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी बाहर आती है, तो दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। और फिर उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन का नाम लिया ही था। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट एक्सक्रीशन की। तो इसमें हमने कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से डाइजेशन। किसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं? डाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डाइजेशन? क्या होता है डाइजेशन? डाइजेशन हमने हमें 2 मिनट पहले बताया कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन अ सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डाइजेशन की। तो डाइजेशन में हम आज बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज हम बात करें, तो हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो होता है हमारा 2 पार्ट से मिलकर के कंप्लीट होता है। जैसा कि हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा 2 पार्ट से मिलकर के कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड इज ग्लैंड्स। हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हमारा 2 पार्ट से मिलकर के कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड इज ग्लैंड्स। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। यहां आप फिगर देख रहे होंगे, जो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक की जो हमारी पूरी की पूरी ट्यूब होती है, दिस होल ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ इसके पार्ट्स की। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो यहां आप देख रहे हैं, ये है आपका माउथ, ये है आपका माउथ, जिसे हम लोग माउथ भी बोलते हैं और इसे होल माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ से आगे जैसे ही हम चल रहे हैं तो हम देखते हैं यहां पे आपका माउथ के आगे होती है फेरिंक्स। क्या होती है? फेरिंक्स, जो कि यहां पर होती है गले में। इसे कहते हैं हम लोग फेरिंक्स, फेरिंक्स बोलते हैं इसे। इस फेरिंक्स में यहां पे लगा होता है आपका एपिग्लॉटिस, जहां से आपकी 2 ट्यूब्स और कनेक्ट होती हैं, जो कि हम लोग आगे रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। इसीलिए इस फेरिंक्स को हम लोग बोलते हैं जंक्शन बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। यहां हम देख सकते हैं माउथ से जैसे ही आगे हम चले, माउथ से जैसे ही हम आगे चले तो हमें फेरिंक्स मिला। फेरिंक्स को हम लोग बोलते हैं जंक्शन बिटवीन द डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। ये क्या है? जंक्शन है बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। इसलिए हम बात करते हैं, कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। उसका मेन रीजन है ये फेरिंक्स। इस फेरिंक्स के पास लगा होता है आपका एपिग्लॉटिस,
जब हमें एयर का पैसेज जाना होता है तो एपिग्लॉटिस एयर को इन ट्यूब्स के थ्रू भेजता है। अब उसके बाद जब खाने को भेजा जाता है तो खाना जाता है आपका यहाँ से, खाना भी फेरिंग्स से गुजरता है और एयर भी फेरिंग्स से ही गुजरती है। तो ये जब खाना जाता है तो ये आपका सीधा इस ट्यूब से जाते हुए गैस्ट्रस तक चला जाता है और ये एयर ट्यूब्स वाला पार्ट बंद कर दिया जाता है। पर जब हम खाने के समय बात करते हैं तो एयर का भी हम लोग पैसेज खुल जाता है और फूड पैसेज भी खुल जाता है, जिसकी वजह से खाना हमारा नाक में भी आ सकता है। द मेन रीजन कि हम लोग को खाना खाते समय बोलना क्यों नहीं चाहिए। तो अब हम फेरिंग्स तक पहुंच चुके हैं और ध्यान रखिएगा बगल कैविटी में हमारे टीथ पाए जाते हैं जहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इट मींस यहां डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट, इस माउथ में ही हम लोग फूड को च्यू करते हैं जहां से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फेरिंग्स से, ये फेरिंग्स केवल फूड को पास कराती है। इट मींस यहां कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। नो डाइजेशन, यहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फेरिंग्स के आगे। फेरिंग्स के आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग दूसरा नाम फूड पाइप भी जानते हैं, जहां से हमारा फूड पास होता है। दैट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। जैसे ही हमारा फूड फेरिंग्स से होता हुआ फूड पाइप में आएगा, जिस फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, यहां पे भी डाइजेशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक आप देख रहे हैं यहां से इस फेरिंग्स से ये आपकी एक ट्यूब लगी हुई है जो आपकी स्टमक में जाती है। इसी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। तो ये सिर्फ एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है जो कि माउथ से लेकर के खाने को स्टमक तक डालती है। इट मींस क्या यहां डाइजेशन होगा? नहीं होगा यहां कोई डाइजेशन। इट मींस हमारा फूड पाइप में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। इट मींस नो डाइजेशन अकर, नो डाइजेशन अकर्स, यहां भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम पहुंचते हैं आगे स्टमक में। अब हमारा खाना पहुंच चुका है स्टमक। स्टमक का ही हम दूसरा नाम जानते हैं गैस्ट्रो। क्या जानते हैं? गैस्ट्रो। तो अब खाना हमारा ईसोफेगस के थ्रू पहुंच चुका है गैस्ट्रम में। ईसोफेगस के थ्रू हमारा खाना आप देखते हैं, यहां से हमने माउथ से लिया खाना और इस यहां से हमने जो हमने प्रोसेस बताई थी, स्टेप्स बताया था इंगेशन का, तो यहां से हमने खाने को इंगेशन किया। उसके बाद यहां पे टीथ के थ्रू उसका डाइजेशन हुआ। उसके बाद ये खाना पहुंच चुका है हमारा फेरिंग्स के पास, जहां पे भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हमारा फूड पाइप के थ्रू अर्थात ईसोफेगस के थ्रू खाना पहुंच जाता है हमारा स्टमक में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टमक में खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है। अभी हम ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं उसके पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इट मींस यहां पे डाइजेशन होता है, डाइजेशन अकर्स, यहां डाइजेशन होता है। नेक्स्ट जब हम पहुंचते हैं इसी ट्यूब में, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मिलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, जबकि जो इसका आप साइज देख रहे होंगे, ये आप जो इसका डायमीटर जिसका कम है, इसको आप देख रहे होंगे, इसकी जो लेंथ होती है ये सबसे बड़ी होती है। लगभग 6 मीटर्स के आसपास इसकी लेंथ होती है, लगभग 6 मीटर्स के आसपास लेंथ होती है। हालांकि ये लेंथ वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, जैसे कि हमने थोड़ा सा बात की थी एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल ही आपकी 7 to 9 मीटर्स की होती है, जो कि पर्सन की हाइट टू हाइट वेरी करती है। इसी प्रकार ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो हम देख रहे हैं कि इस 9 मीटर में 6 मीटर की अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन हम सिर्फ और सिर्फ इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका आप देख रहे होंगे, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है।
इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद यहीं से आपका यहां डाइजेशन भी होता है। इट मींस हम कह सकते हैं कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? डाइजेशन स्टार्ट हुआ था आपका माउथ से। जो फर्स्ट स्टेप था डाइजेशन का वो माउथ से हुआ था, और जो डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इट मींस हम यहां पे क्या कह सकते हैं? डाइजेशन इज कंप्लीटेड। डाइजेशन कंप्लीटेड। तो हमने बात करी थी, स्टार्ट किया था हमने माउथ से, तो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुआ था और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेशन खत्म हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं उसके आगे, जैसे हमने स्टेप्स में पढ़ा था, चलिए डाइजेशन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होगा? तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन की हम अगर बात करेंगे, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीटेड। हमने यहां से स्टार्ट किया था स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इंगेशन जो हमारा होता है वो माउथ से होता है, और उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा डाइजेशन, जो कि माउथ से ही चालू हो गया था। उसके बाद ये डाइजेशन जाकर के हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। बट जो नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था एब्जॉर्प्शन। इट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इनके पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि इस एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जबकि इसके बारे में हम पूरी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक एक टॉपिक डाल करके माउथ, फिर डाइजेशन, फिर उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। सो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था? इसका नेक्स्ट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट था आपका लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट था वो था लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? आप समझ चुके होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है। इसी प्रकार जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका डायमीटर बड़ा होता है, जबकि ये साइज में छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन साइज में तो छोटी होती है, लेकिन जो इसका डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और हमने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो स्टार्ट हो चुका होता है, एब्जॉर्प्शन खत्म हो चुका होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीटेड हो चुका होता है यहाँ पे, और एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? एसिमिलेशन। इसके थ्रू एसिमिलेशन स्टार्ट हो। और नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ है, जो कि हमने स्टेप्स में ही बात किया था, एक्सक्रीशन। तो नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पार्ट होता है वो होता है एनएस। क्या होता है? एनएस होता है, जो कि एंड पॉइंट होता है। आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है वो है एनएस, जिसके थ्रू हम लोग वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। यहां क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट यहां होता है आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरी बात की। एलिमेंट्री कैनाल के हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स लिखे, जैसा कि आपने देखा माउथ था, माउथ के बाद फेरिंक्स थी, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस था, ईसोफेगस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन थी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन थी, फिर एनएस था। अभी हमने इसमें जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व है उन ग्लैंड्स के बारे में अभी हमने बात नहीं की है, हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में बात की है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। चलो को दो पार्ट से बांटा था, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड। तो अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। इसकी बात करेंगे ग्लैंड्स की। आपको आपके चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जहां पे आपके ग्लैंड्स पढ़ाए जाएंगे।
वहां पे हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पर थोड़ा सा आप जान लीजिए ग्लैंड्स होता क्या है। ये एक सिक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सिक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि जूसेस भी सीक्रेट करते हैं और हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं। तो हम लोग सिर्फ इस डाइजेशन चैप्टर में सिर्फ बात करेंगे कौन कौन से ग्लैंड इसमें पार्ट लेते हैं। तो इसमें कुछ ग्लैंड्स हैं आपके, इस फिगर में ही आप देख रहे होंगे। ये आपका लीवर है, तो पहली ग्लैंड आपकी लीवर हो गई, दूसरी हो गई पैंक्रियाज, और यहां पे माउथ में ही पाई जाती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। कौन पाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड। तो हम लोग उन ग्लैंड्स के नाम लिखते हैं। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड इज लीवर, थर्ड इज पैंक्रियाज। अगर हम बात करें तो यहां पे एक हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की भी बात कर सकते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड। अभी सिर्फ हमने उनके नाम के बारे में बात की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन ग्लैंड्स के बारे में और इससे इन्वॉल्व इन प्रोसेसेस के बारे में कि इन प्रोसेस में इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। थैंक यू।